नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है। हमारी पिछली मुलाकात में हम आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रता के संबंधी मूल अधिकार आपको दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो 6 आपको अधिकार दिए गए हैं, उन पर किस आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है, इस पर हमने चर्चा शुरू की थी और आपको बताया था कि आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 के ए में जो आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको दी गई है, उस पर जो राज्य है वो किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, किन आधारों पर उसको सीमित कर सकती है, इस संबंध में हम पिछले हमारे जो वीडियो सेशन है उसमें चर्चा कर रहे थे और मैंने उसे बताया था कि 8 आधार हैं जिनके अंतर्गत आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। उस पर चर्चा हो चुकी है। आज अपन जो चर्चा शुरू करने जा रहे हैं वो ये है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिरिक्त जो स्वतंत्रताएं जो आपको दी गई हैं, जो अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो और भी आपको अधिकार दिए गए हैं, जो आर्टिकल 19 के बी, सी, डी, ई और जी में है ना, इन अधिकारों पर भी किस प्रकार से किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इस पे आज अपन चर्चा करते हैं। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के जो बिंदु हैं जो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, उन पर भी आज अपन चर्चा करेंगे। चले पहले देखें कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद आपको और कौन से अधिकार हैं। तो उसमें है सभा सम्मेलन करने का अधिकार, राइट टू असेंबली या राइट टू बी असेंबल्ड पीसफुली एंड विदाउट आर्म, ये बात कही गई है आर्टिकल 19(1) के बी में कि एक व्यक्ति को सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता होगी। ये उसके स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल है, बशर्ते ऐसी सभा शांतिपूर्वक होनी चाहिए, पीसफुली होनी चाहिए, पीसफुली होनी चाहिए, विदाउट एनी वायलेंस। और दूसरी बात, ये बिना हथियार के होनी चाहिए। यदि आप हथियार लेकर के सभा करेंगे तो ये कहना कि सभा शांतिपूर्वक संपन्न होगी थोड़ा सा तर्कोचित नहीं लगता। एक आदमी हथियार लेकर के सभा में सम्मिलित होता है तो वो शांति की बात फिर कहाँ सुनेगा। वहां पर अशांति की, हिंसा की प्रबल संभावना होगी। इसलिए कहा गया है कि जो सम्मेलन है, कैसा सम्मेलन करने का आपको अधिकार है, शांतिपूर्वक। और कैसा कि सब सम्मेलन के जो सदस्य हैं जिनको आप इकट्ठा करेंगे, आप जिनके साथ सम्मिलित होंगे, वो सब बिना हथियार के हों, शस्त्र रहित हों। और तीसरा, ऐसे सम्मेलन या सभा से देश की अखंडता या प्रभुसत्ता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। किसी प्रकार से देश की अखंडता, पहले अपने मुलाकात में बताई थी कि देश की सॉवरेंटी, प्रभुसत्ता, संप्रभुता क्या है, उसकी अखंडता क्या है ना। और उस पर ठेस पहुंचाने वाला, उस पर कुठाराघात करने वाला, अखंडता को प्रभावित करने वाला, संप्रभुता को प्रभावित करने वाला वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो भी प्रतिबंधित होगी, हमने बताया था। उसी प्रकार ये भी वही चीज इसमें भी लागू होती है कि आप सभा सम्मेलन करें और उससे भारत की अखंडता पर कोई आंच आए, पृथकतावादी कोई बात उसमें हो, या संप्रभुता को प्रभावित करने वाली कोई बात उसमें आए, तो ये इस प्रकार के सभा सम्मेलन की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये हर हालत में ऐसी सभा और सम्मेलन को प्रतिबंधित किया जाएगा। क्योंकि मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं कि एक देश की अखंडता और उसकी संप्रभुता, ये उसके अस्तित्व के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं।
यदि एक देश की अखंडता खतरे में पड़ती है तो उसका अस्तित्व ही लगभग खतरे में पड़ जाता है। उसी प्रकार से उसकी संप्रभुता को कोई चुनौती दे दे तब तो पूरे राष्ट्र का अस्तित्व संकट में आता है। तो ऐसा कोई नागरिक जिसे स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है आपने आर्टिकल 19 के अंतर्गत कि भाई चलो तुम सभा सम्मेलन कर लो, अब वो सभा सम्मेलन में कोई ऐसी बात कहे जो राष्ट्र की अखंडता को, राष्ट्र की संप्रभुता को प्रभावित करने वाला हो, उसको चुनौती देने वाला हो, उस पर किसी प्रकार से कठिनाई उत्पन्न करने वाला हो, संकटकारी हो उसकी संप्रभुता और एकता पर, अखंडता पर, तो ऐसी स्वतंत्रता को तत्काल सरकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, इस संबंध में एक दो मामले हैं जिसमें मधुलिमीय वर्सेस एसडीएम मुंगेर का मामला है, जिसमें धारा 107 को चुनौती दी गई थी सीआरपीसी की, है ना, कि सीआरपीसी की धारा 107 जो है वो सभा सम्मेलन करने के जो अधिकार है उसको रोकती है, और उसमें एसडीएम को पावर है कि वो धारा 107 के अंतर्गत कार्यवाही करके जमानत मांग सकती है। ये धारा असंवैधानिक है क्योंकि ये सभा सम्मेलन करने के जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन करती है। तो उसमें कोर्ट ने कहा था कि नहीं, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोक शांति को कायम रखने के लिए, देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, इन सब आधारों पर एसडीएम को या जो भी कार्यपालक दंडाधिकारी है उसे यह अधिकार है कि वो 107 के अंतर्गत कार्यवाही करके संबंधित लोगों से जमानत मांग सकता है, प्रतिभूति मांग सकता है। वो कहीं भी धारा वो संवैधानिक नहीं है। यही बात लगभग बाबूलाल पराटे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में धारा 144 के संबंध में यही बात उठी, तब उसमें यही कहा गया था। एक और मामला है महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट का। इसमें भी लगभग यही बात कही गई कि इस प्रकार की जो प्रतिबंध लगाने वाली जो धाराएं हैं, चाहे वो सीआरपीसी में हो चाहे किसी और एक्ट में हो, उसमें किसी प्रकार की कोई असंवैधानिकता नहीं है, क्योंकि वो लोकहित में वो धाराएं बनाई गई हैं, जनहित में बनाई गई हैं, और जनहित जो होता है, लोकहित होता है, वो व्यक्ति के हित से, व्यक्तिगत हित से ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए व्यक्तिगत हितों को और कुठाराघात करके लोकहित की रक्षा की जाती है। तो इसलिए वो उसमें कहीं भी असंवैधानिकता का प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये याद रखें कि सभा जो सम्मेलन जो करने का अधिकार है ना, वो अधिकार आपको सिर्फ उसी सीमा तक प्राप्त है जहां तक वो सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को इफेक्ट ना करती हो, बिना हथियार के हो, पीसफुली हो, पीसेबली हो, तब इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको दी गई है कि जहां कहीं भी देश की अखंडता और संप्रभुता पर खतरा आएगा वहां पर उसमें उस आधार पर उसे प्रतिबंध लगाया जा सकेगा। ठीक, उसी की तरह आगे और चलें तो तीसरा जो अधिकार है जो सी में दिया गया है, आर्टिकल 19(1) के सी में जो अधिकार दिया गया है वो है आपको राइट टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। असल में सभा सम्मेलन करने का अधिकार भी स्वतंत्रता के अधिकार में इसलिए शामिल है कि उस माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बात को कहता है, अपनी आवाज उठाता है। उसी प्रकार से संघ बनाने का, संगम या एसोसिएशन बनाने का, ये कोऑपरेटिव मूवमेंट के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो अधिकार है उसको इसलिए मूल अधिकार में शामिल किया गया है कि कहा गया ना कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की जो शक्ति है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। इसलिए बहुत पहले कहा गया कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। तो यूनाइट होना, संघ बनाना, संगम बनाना या सहकारी समितियों का गठन करना एक रचनात्मक कार्य है, सृजनात्मक कंस्ट्रक्टिव वर्क है, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे हैं समाज के
देश के, जिसको एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। उसके लिए संगठन की आवश्यकता होती है ना, चाहे वो व्यवसायिक संगठन के रूप में हो, चाहे सहकारी संगठन के रूप में हो, चाहे सामाजिक संगठन के रूप में हो, राजनीतिक संगठन के, धार्मिक संगठन के रूप में हो। बिना संघ बनाए, बिना यूनाइट हुए, बिना एसोसिएशन बनाए बहुत सारे कार्य नहीं हो सकते। कोई बोले कि हर हर काम वन मैन शो नहीं होता है, टीम वर्क होता है ना। आप क्रिकेट की टीम बनाते हैं, हॉकी की टीम बनाते हैं, तो वो टीम वर्क होता है, टीम की विजय होती है ना। एक अकेला व्यक्ति बहुत सारे कार्यों को नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि संघ और संगठन बनाना, सभा सोसाइटी बनाना, ये व्यक्ति के मूल अधिकार में शामिल है। यदि आप इसको मूल अधिकारों से हटा देंगे तो फिर होगा क्या कि बहुत सारे जो समाज के रचनात्मक कार्य हैं उन कार्यों में आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए इसको स्वतंत्रता के मूल अधिकार में शामिल किया गया है। लेकिन फिर उसमें फिर वही बात है कि वो देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाला नहीं होना चाहिए। उसको लोकहित, लोक व्यवस्था, लोक सुरक्षा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। बस इतनी बात का ध्यान रखना है। एक मामले को इसमें कहा गया, थोड़ा इसमें टेक्निकल तकनीकी बात है इसलिए इसको बता रहा हूं कि यूनियन बनाना, एसोसिएशन बनाना या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना, ये आपका मूल अधिकार है अंडर आर्टिकल 19(1)(c). लेकिन उसकी सदस्यता पाने, पहले से कोई संगठन बना है, पहले से कोई संघ बना है, पहले से कोई सोसाइटी बनी हुई है, तो उसकी सदस्यता पाने का आपको मूल अधिकार नहीं है, वो अलग चीज है। उसकी सदस्यता वहां के उस समिति के बाइलास के हिसाब से तय होगी कि आपको सदस्य बनाया जाए कि न बनाया जाए। पहले से कोई सोसाइटी अस्तित्व में है, वन सोसाइटी इज इन एग्जिस्टेंस and I want to be a member of that society, this society, then it shall be decided by the governing body of the society, by the executive of the society, according to the bylaws of that society. It is not a fundamental right. आप कहेंगे नहीं नहीं मुझको तो उस सोसाइटी का सदस्य बनाओ, ये मेरा मूल अधिकार है, तो ऐसा नहीं हो सकता साहब। हाँ, आप खुद सोसाइटी बनाने का अधिकार रखते हैं, वो आप बना लीजिए, कोई सोसाइटी बना लीजिए, कोई संघ बना लीजिए, नियमानुसार जो उसके नियम है उसके हिसाब से आप संघ, सोसाइटी, सभा बना लीजिए। लेकिन जो पहले से कोई सभा, कोई सोसाइटी अस्तित्व में है तो मैं उसका सदस्य बनूंगा, ऐसा आप दावा इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं कर सकते, है ना। ये बात कही गई थी सुभाष बेहर बनाम उत्तराखंड के मामले में, उत्तराखंड स्टेट के और सुभाष बेहर के मामले में बात कही गई। ठीक इसी प्रकार से इस मामले में एक और बड़ी बढ़िया मामला है, कमलाकांत अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। इसमें भी कहा गया कि कि किसी संघ, किसी संगम, एसोसिएशन या किसी सोसाइटी में चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो भी आपका मूल अधिकार नहीं है। आप चुनाव लड़ने के लायक हैं कि नहीं है, उसमें चुनाव लड़ सकेंगे कि नहीं लड़ सकेंगे, ये उसके जो बाइलाज हैं उससे तय होगा। आपको चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं है। मतदान करने का भी जो अधिकार है वो उसको दूसरे एक्ट से गवर्न होता है। एक और मामला है दमयंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अंतर्गत जो सदस्यता दी जाती थी, उसमें कहा गया कि इसमें तो ऐसे लोगों को सदस्य बना दिया गया है जिनके नियंत्रण में हमको काम करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो असंवैधानिक है। उसको न्यायालय ने माना था कि हाँ ये असंवैधानिक है, इसमें इस प्रकार का काम नहीं किया जा सकता। तो संघ बनाने का, संगम बनाने का, एसोसिएशन बनाने का, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का, है ना, ये सब जो है अधिकार आपको राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत दिया गया है। बस उसमें उसी बात का ध्यान रखना है
कि बस वो किसी भी तरह से देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ न हो और लोकहित में हो, लोकहित को प्रभावित करने वाला ना हो, लोक शांति को प्रभावित करने वाला ना हो, है ना, और उससे किसी प्रकार से लोक सुरक्षा को खतरा ना हो। ठीक, अब आगे चलें। राइट टू मूव थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, एक अगला आपको अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19A के डी में, और ई में दिया हुआ है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी प्लेस अंडर द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, इनसाइड द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। तो भारत के पूरे भूभाग में कहीं भी भ्रमण करने का अधिकार, घूमने का अधिकार, है ना। और दूसरा, भारत के भूभाग में कहीं भी निवास करने की, स्थायी रूप से या स्थायी रूप से निवास करने की, सेटल होने की स्वतंत्रता, इसको स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया है अंडर आर्टिकल 19 सब क्लास 1 के डी और ई में। अब प्रश्न उठता है कि जब एक नागरिक को आपने अबाध स्वतंत्रता दी है घूमने फिरने की और उसको कहीं भी सेटल होने की, तो ऐसी स्वतंत्रता जो है, क्या वो निरपेक्ष है? क्या उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता? उसका भी जवाब है कि हाँ, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। खासकर से लोकहित कारणों से, जनहित के कारणों पर, है ना, उस पर रोक लगाया जा सकता है। सामान्य जनता का जो हित होता है ना, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पीपल और कॉमन पीपल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वोपरि है। और इस हित की रक्षा करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पूरे भारत में भ्रमण करने को रोक लगाई जा सकती है। पर्टिकुलर क्षेत्र में आप नहीं जाएंगे या जाएंगे, रोक लगाई जा सकती है। इसमें एक बात और भी जोड़ी गई है कि अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए किसी क्षेत्र विशेष में किसी को जाने से रोका जा सकता है। मतलब क्या है? आपको जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, किसमें? आर्टिकल 19 के अंतर्गत, जिसके अनुसार आपको कहीं भी जाने की स्वतंत्रता दी गई है, कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता दी गई है ना, उसमें क्या कोई प्रतिबंध लगाया जा सकता है? ये प्रश्न है। उसका जवाब है जी हाँ। मूल रूप से दो आधार हैं जिससे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वो है कि आम आदमी के हितों को ध्यान में रखकर, कंसिडरिंग द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल, जनरल पीपल, यदि वो आम आदमी के, सामान्य जनता के हितों के विपरीत है आपका घूमना, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। उसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रख करके किसी क्षेत्र विशेष में आपके भ्रमण को प्रतिबंधित किया जा सकता है ना? ठीक है। तो इसमें कुछ मामले हैं, उसको देखिए, सुनिए। एक मामला है एनबी खरे उस स्टेट ऑफ दिल्ली का। एनबी खरे उस स्टेट ऑफ दिल्ली का। इसमें ईस्ट पंजाब सेफ्टी एक्ट 1949 के अंतर्गत एक व्यक्ति के भ्रमण को प्रतिबंधित किया गया था। उसने उसको चुनौती दी, कहा गया नहीं, आपके भ्रमण पर जो प्रतिबंध लगाया गया है संवैधानिक है, क्योंकि ईस्ट पंजाब जो सेफ्टी एक्ट 1949 है, उसका एक उद्देश्य है, उस जनहित से जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार एक बहुत इंटरेस्टिंग मामला स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस कौशल्या देवी का। उसमें कहा गया कि एक महिला जो संदिग्ध चरित्र की है, जो कथित तौर पर या स्थापित तौर पर
वेश्यावृत्ति के व्यवसाय से जुड़ी है, तो उसको जनहित को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की महिला का किसी क्षेत्र विशेष से भ्रमण करने का या उसको वहां पर स्थायी रूप से निवास करने से रोका जा सकता है, कंसिडरिंग द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक, उसी प्रकार से एक मामला था एमपी, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बलदेव का, जिसमें कहा गया कि कोई व्यक्ति गुंडा प्रवृत्ति का है, हिंसक है, आलतन अपराधी है, तो उसको एक निश्चित समय के लिए एक क्षेत्र विशेष से बाहर किया जा सकता है, उसके भ्रमण पर, उसके उधर आने जाने पर रोक लगाई जा सकती है, क्योंकि जनहित का मामला है, लोक प्रशांति का मामला है, लोक शांति का मामला है, लोक सुरक्षा का मामला है। तो कंसिडरिंग द पब्लिक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, considering the public security, considering the law and order, we may impose the restriction, justified restrictions over the movement of a particular person in particular area. ठीक है, उसी प्रकार से एक और बढ़िया मामला, अजय कानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय कानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में बड़ा रोचक प्रश्न आया। इसमें कहा गया कि हेलमेट की जो अनिवार्यता है, हेलमेट लगाने की जो अनिवार्यता है, खास करके दोपहिया चालकों के लिए को हेलमेट अनिवार्य किया गया है। कुछ राज्यों में भी उसमें पूरी तरह से अनिवार्य है, कुछ राज्यों में नहीं है, लेकिन हेलमेट लगाना मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत प्रावधानित है। तो उसको चुनौती दी गई कि साहब हेलमेट लगाना जो है एक प्रकार से भ्रमण का जो निर्बाध अधिकार है ना, घूमने का जो निर्बाध अधिकार है, उसको हेलमेट को की अनिवार्यता करके उस पर रोक लगाई जा रही है एक प्रकार से, है ना। इसको अजय कानून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चुनौती दी गई। ये हेलमेट का कानून जो है वो असंवैधानिक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि हेलमेट लगा करके घूमने फिरने से या गाड़ी चलाने से हमारे भ्रमण करने की जो निर्बाध स्वतंत्रता है वो बाधित होती है। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो वहां पर कहते हैं कि आप हेलमेट लगा करके गाड़ी चलाइए, है ना, इसे आप नहीं चला सकते। तो एक प्रकार से हमारे घूमने फिरने की, भ्रमण करने की स्वतंत्रता पर अवरोध है। यदि हमारे पास हेलमेट नहीं है या हम हेलमेट नहीं लगा नहीं जा सकते, तो स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लंघन है। अदालतों ने कहा नहीं, ये जनहित में है, ये मोटरसाइकिल सवार की स्वास्थ्य की, उसके जीवन की रक्षा के लिए है। ये इस कानून का जो उद्देश्य बड़ा पवित्र है। द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ रिगार्डिंग द हेलमेट is not only very significant, but it has a gravity also, कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हेलमेट को अनिवार्य किए हुए। ये वैज्ञानिक रूप से स्थापित तथ्य है कि एक्सीडेंट होने पर यदि सिर में चोट लगती है तो आदमी की तत्काल मृत्यु होती है, उसके बचने के चांसेस नहीं होते। यदि वो हेलमेट लगाया हुआ है तो मान के चलिए वो 90% तक वो सुरक्षित है। यदि बाकी शरीर के बाकी हिस्सों में चोट लगेगी तो उसे बचाया जा सकेगा, लेकिन सिर में कोई गंभीर क्षति होती है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। तो हेलमेट वहां पर एक कवच का काम करता है और आपके सिर को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, इसलिए आपके प्राण जो है बच जाते हैं। तो किसके लिए है? आपके लिए है। तो आपके लिए, जनता के लिए, आम लोगों के लिए, आम लोगों के जीवन को बचाने के लिए भाई आपको सड़क पर चलने से तो रोक नहीं सकते। सड़क के ट्रैफिक को एक सीमा तक ही कंट्रोल कर सकते हैं, सड़क की स्थिति को रातों रात सुधार नहीं सकते। बेलगाम चलने वाली मोटर गाड़ियों पर भी लगाम रातों रात नहीं लगाया जा सकता। तो कम से कम आपकी सुरक्षा के लिए आपके साथ तो कुछ उपाय किया जा सकता है। यदि आप उसको चुनौती देंगे, कहेंगे असंवैधानिक है, तो गलत है।
तो जनहित में जनता के व्यापक हित को देखते हुए कानून बनाए गए। यह कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो कहीं भी घूमने की और कहीं भी बसने की जो स्वतंत्रता है रहने की, उसको लोकहित में, जनहित में और अनुसूचित जाति जनजाति के विशेष हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित किया जा सकता है। मान लो अनुसूचित जाति जनजाति के शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉट शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए यदि आपको कहा था कि आप इस क्षेत्र में नहीं जाएंगे, तो असंवैधानिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अनुसूचित जनजाति के कुछ विशेष संस्कृति और उनकी स्थिति को ध्यान में रख करके सरकार कभी कभी निर्णय लेती है कि उस क्षेत्र में आम लोगों को जाने न दिया जाए, क्योंकि उससे उनकी जीवन शैली प्रभावित होती है, उनका रहन सहन प्रभावित होता है, डिस्टर्ब होते हैं। इसी प्रकार उस क्षेत्र में किसी को स्थायी रूप से बसने की भी कई बार इजाजत नहीं दी जाती। तो ये सब उनके हितों के संरक्षण के लिए है, तो सरकार ऐसा कर सकती है, इसमें कहीं भी असंवैधानिकता नहीं है। ठीक, और आगे चलें। ये तो हुआ डी और ई, भ्रमण की स्वतंत्रता, और एक हमने देखा किसी भी स्थान पर बसने की, निवास करने की स्वतंत्रता। इस पर भी अपन प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इब्राहिम वजीर का भी एक मामला है इसमें, है ना। तो ऐसे कुछ मामले हैं इसमें। अब आखिरी में अपन देखें जो आर्टिकल 19 के सब क्लास 1 के जी में है, एफ को तो ओमिट कर दिया गया है, जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया है। तो जी में क्या है? जी में है कि किसी भी व्यवसाय को करने की, किसी भी पेशे को अपनाने की, किसी भी उपजीविका या धंधे को चलाने की स्वतंत्रता है ना। राइट टू ज्वाइन एनी प्रोफेशन, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और ऑक्यूपेशन और ट्रेड, ये स्वतंत्रता आपको दी गई है, क्योंकि स्वतंत्रता एक नागरिक के लिए परम आवश्यक है। यदि आप उसको निर्बाध रूप से व्यापार नहीं करने देंगे, यदि उसकी आर्थिक गतिविधियों को आप संकुचित कर देंगे, रोक देंगे, तो व्यापार तो विकसित होगा नहीं, है ना, और तमाम लोग उससे प्रभावित होंगे, राष्ट्र की पूरी आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए किसी भी नागरिक को उसकी रुचि के अनुसार पेशा, व्यापार, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तभी देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, और जब तक आप आर्थिक रूप से, आपका समाज मजबूत नहीं होगा, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, और आर्थिक रूप से राष्ट्र जो कमजोर है उसका विकास भी बहुत धीमा हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए व्यवसायिक गतिविधियां निर्बाध रूप से चलनी चाहिए, उसमें अधिकतम छूट मिलनी चाहिए, अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये एक सामान्य जो नीति होती है सरकार की, वो होती है। इसी नीति को स्वीकार करते हुए इसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया। राइट टू फ्रीडम में ये भी शामिल किया गया है कि आपको प्रत्येक प्रकार के व्यवसाय करने की स्वतंत्रता होगी। किसी भी बिजनेस को आप कर सकेंगे, किसी भी उपजीविका को कर सकेंगे, है ना, और उसमें किसी प्रकार का कोई अड़चन सरकार की ओर से नहीं डाला जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर वही बात आएगी कि किन आधारों पर, तो आधार वही है, लोक शांति, लोकहित, लोक सुरक्षा। इसको ध्यान में रख करके जो सरकारें हैं, जो राज्य है, वो कुछ व्यवसायों पर प्रतिबंध लगा सकती है कि नहीं भाई, ये व्यवसाय आप जनहित में नहीं करेंगे, आपको इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
कुछ व्यवसायों के लिए जो सरकार है वो कुछ योग्यता निर्धारित कर सकती है कि इस योग्यता को धारण किए बिना आप उस व्यवसाय को नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार से सरकार जनहित में कुछ व्यवसाय को अपने नियंत्रण में ले सकती है और उस पर सरकार अपना एकाधिकार भी स्थापित कर सकती है, बशर्ते वो जनहित में हो, अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए, है ना, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम पर्सन्स। Government took a decision that the particular business will be run by the government only, not by the private person. ये प्रतिबंध हैं जो लगाए जा सकते हैं, है ना। अब उसको थोड़ा समझें। एक मामला डॉक्टर चुलानी वर्सेस स्टेट बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र का मामला है, बड़ा रोचक मामला है। एक डॉक्टर चुलानी थे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, उन्होंने एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बार काउंसिल को उन्होंने वकील के रूप में अपना पंजीयन कराने के लिए एप्लीकेशन दिया। उन्होंने सब साफ साफ लिखा कि वो पेशे से चिकित्सक हैं और क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं। स्टेट बार काउंसिल ने उनके एप्लीकेशन को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि आप एक साथ दो व्यवसाय नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स बनाए गए हैं उसके अंतर्गत साफ साफ कहा गया है कि जब कि आप यदि किसी दूसरे प्रोफेशन में, दूसरे व्यापार में पूर्णकालिक समय दे रहे हैं या आप नौकरी करते हैं पूर्णकालिक, तो आप वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि वकालत भी एक पूर्णकालिक व्यवसाय है और उसमें पक्षकारों के हित आपसे जुड़े होते हैं और चिकित्सक के रूप में जितना महत्व डॉक्टर का है उतना ही महत्व वकील का न्याय के क्षेत्र में है। तो दोनों व्यवसाय को आप एक साथ कैसे करेंगे? एक साथ करने के लिए आपको अनुमति दे दी जाए तो दोनों में के साथ आप न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कानून बनाया गया है कि वकालत के पेशे में जो आना चाहते हैं वो दूसरे पेशे से दूर रहें, तब जाकर के आप वकालत के पेशे में न्याय कर पाएंगे। क्योंकि वकालत का जो पेशा है वो, उसे कहा गया कि बार और बेंच, बार का मतलब वकालत वकील और बेंच का मतलब न्यायाधीश, अदालतें, ये दोनों जो हैं वो दो पहिए हैं किसके? न्याय व्यवस्था के। जब तक दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, जब तक दोनों अपने अपने काम में सिंसियर नहीं होंगे, तब तक न्याय के लक्ष्य को पाना, अभीष्ट जो लक्ष्य है उसको पाना मुश्किल है। अल्टीमेट गोल टू बी अचीव्ड not only by the bench but with the help of the bar only। तो ऐसी दृष्टि में वकील की जो भूमिका है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब यदि वकील चिकित्सा के व्यवसाय में भी लगा हुआ है, उधर पेशेंट को भी देख रहा है, इधर क्लाइंट्स को भी टैकल कर रहा है, तो देयर इज अ क्वेश्चन whether he is eligible to maintain both side problem or not। तो कहा गया इस मामले में कि भाई आपको तो किसी एक पेशे को चुनना पड़ेगा। तो उन्होंने लगाया, रिट लगा दिया, मामला लगाया कोर्ट में, कहा साहब ये तो मेरे स्वतंत्रता के अधिकार को चुनौती है, कि मुझको तो व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, मैं पहले से व्यवसाय में हूं तो क्या हो गया, मैं वकालत और चिकित्सा वाला दोनों का व्यवसाय करूंगा। कोर्ट ने कहा कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स है या स्टेट बार काउंसिल का जो फैसला है वो गलत नहीं है या असंवैधानिक नहीं है। दोनों प्रोफेशन को करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और ये जो कानून बनाया गया है वो संवैधानिक है। वकालत व्यवसाय की, उसके एथिक्स की सुरक्षा के लिए है, उस प्रोफेशन को एक पूर्णता देने के लिए है। तो आप जो करना चाहते हैं वो दोनों के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, इसलिए कहीं से भी असंवैधानिक नहीं है ये कहा गया।
कहीं से भी स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। स्टेट बार काउंसिल का यह फैसला कि आपको एक साथ दो व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, या तो आप वकालत करें या फिर डॉक्टर के रूप में अपना काम जारी रखें। ये जो उनका निर्णय है वो सही है, ये कहा गया। इसी प्रकार से एक मामला और उठा था कि क्या गवर्नमेंट को किसी व्यवसाय को पर एकाधिकार करने का अधिकार है कि नहीं है। एक मोतीलाल वर्सेस स्टेट का पुराना मामला है। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार जो है वो किसी भी धंधे को करने के लिए उतना ही स्वतंत्र जितना एक व्यक्ति, इसलिए दूसरे व्यक्ति एक सरकार जो है एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकती। कि उसमें कहा गया था कि सड़क परिवहन में हम आपको प्राइवेट लोगों को परमिट नहीं देंगे। उसमें कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप और प्राइवेट व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है, आप ऐसा कोई एकाधिकार स्थापित नहीं कर सकते, आप स्टेट है तो क्या हो। बाद में इसको संशोधन के द्वारा हटाया गया और आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में तो साफ साफ कहा गया कि सरकार जनहित के आधार पर इस प्रकार का निर्णय ले सकती है, अपना एकाधिकार स्थापित कर सकती है। उसको थोड़ा और ऐसे समझें। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे राज्यों में जो राज्य परिवहन है, यात्री जो बसें हैं, उस पर सरकार का लगभग एकाधिकार है। सरकार ने लगभग सभी राज्य के सभी जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज या नेशनल हाईवे, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया है और वहाँ पर प्राइवेट बसों को चलाने की अनुमति नहीं है भी तो कुछ खास रूट पर हैं, बाकी जगह पर सरकारी बसें चलती हैं। और ऐसा इसलिए किया गया है कि सरकार रियायती दर पर जो है वो परिवहन की सुविधा अपने नागरिकों को उपलब्ध कराए, जो कि प्राइवेट सेक्टर में संभव नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में यदि बसें चलेंगी तो वो निश्चित रूप से वो लाभ को टारगेट बना करके अपना काम करेंगे। व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए लोग आते हैं, लेकिन सरकार तो कम से कम उस नो प्रॉफिट नो लॉस के पॉलिसी पर चल सकती थी। उस पर भी चलना संभव ना हो तो मिनिमम प्रॉफिट पर उस काम को कर सकती है, ताकि नागरिकों को राहत मिले, नागरिकों को कम दर पर परिवहन सुविधा मिल सके। इस उद्देश्य को लेकर के आज़ादी के बाद जितने भी राज्य थे उन्होंने अपनी राज्य परिवहन व्यवस्था रखी थी। आपके छत्तीसगढ़ में भी जब छत्तीसगढ़ स्टेट 2000 बना 2000 में, तब भी यहाँ पर पुरानी मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की व्यवस्था कुछ समय तक चली। बाद में सरकार ने इसको बंद कर दिया और प्राइवेट सेक्टर को परिवहन व्यवस्था सौंप दी। लेकिन उसके पहले आप देखेंगे, थोड़ा याद करें तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन जब था, जब मध्य प्रदेश के साथ अब हमारा छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, उस समय लगभग पूरे प्रदेश में सरकारी बसें चला करती थी। कुछ एक रूट को छोड़ दें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रूट नहीं थी, ऐसे रूट पर ही कुछ प्राइवेट बसों के संचालकों को बस चलाने की अनुमति थी। तो सड़कों का राष्ट्रीयकरण हो जाता है, कर दी जाती है और सरकार इस प्रकार से एकाधिकार स्थापित कर सकती है, चला सकती है। उसमें कहीं पर भी कोई असंवैधानिक नहीं है। ये आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में स्थापित हो गया है। अभी भी आप देखें तो अब सरकारें धीरे धीरे राज्य परिवहन व्यवस्था से हाथ खींच रही हैं। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और मैं ऐसा समझता हूँ जहाँ तक मुझे याद है उड़ीसा में, है ना, जो परिवहन व्यवस्था है लगभग निजी क्षेत्र के हाथ में है। लेकिन हरियाणा स्टेट रोड कॉरपोरेशन, ऐसे और कुछ राज्य और भी हैं जहाँ पर अभी भी सरकारें परिवहन व्यवस्था अपने हाथ में रखी हुई है। आप देखिए रेल सेवा को देखें। आप रेल सेवा में तो सरकार का लगभग एकाधिकार है ना। ठीक है, कुछ सेक्टर को सरकार अब निजी क्षेत्र को दे रही है, वो अलग बात है, लेकिन अभी भी उसका बहुत बड़ा 90% जो सिस्टम है वो सरकार के हाथ में है और लगभग सरकार का उसमें एकाधिकार है। उसका लाभ क्या हो रहा है? उसका लाभ ये हो रहा है कि आप जो है आज उचित दर पर रेल सेवा का लाभ ले रहे हैं। हो सकता है कि कल यदि इसको प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाए, है ना, तो वो सुविधा जो आज जिस दर पर आपको मिल रही है उस दर पर सुलभ ना हो सके, है ना। क्योंकि फिर यदि कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई
संगठन या कोई व्यक्ति सिस्टम को अपने हाथ में लेगा तो उसकी पॉलिसी अलग रहेगी। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से मेल खाए ऐसा कतई आवश्यक नहीं है। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में यही अंतर होता है ना। सरकारी क्षेत्र में जो सेवाएं होती हैं, जो उपलब्ध कराई जाती हैं, वो जनहित को ध्यान में रख के कराई जाती हैं, जबकि निजी क्षेत्र में जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं उसमें जनहित का तो ध्यान रखा जाना चाहिए और रखा जाता भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने लाभ को भी, अपने हित को भी देखते हैं। वो बहुत स्वाभाविक भी है ना। इसलिए उसमें अंतर आता है ना। सरकारें जनहित के लिए काम करती हैं, है ना। जनहित उनका जो है वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें अपन ये देखा कि सरकार इस प्रकार से जनहित में परिवहन व्यवस्था को या किसी व्यवस्था को अपने एकाधिकार में रख सकती है। बहुत सारे सेक्टर हैं जो सरकार काम करती है और सरकार उसको दूसरे सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को देना नहीं चाहती। उसके पीछे वही जनहित होता है, लोकहित होता है ना। ठीक है। तो अब आप देखें, आपको एक और रोचक बात बताता हूं मैं, जो उभर करके सामने आया था एक मामले में। उसका मामला है श्रीपति मारुति धूबल का मामला। श्रीपति मारुति धूबल का मामला। इस मामले में वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का, इस मामले में एक आदमी आजीविका नहीं होने के कारण उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। उसके मामले में जब मामला आगे बढ़ा तो ये कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को आजीविका प्राप्त करने का अधिकार है, उसको नहीं मिलेगा तो आत्महत्या करेगा ही। फिर उसको दंडित करने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? जो बच गया है तो ये धारा 309 जो आत्महत्या है इंडियन पेनल कोड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ऐसा इस मामले में कह दिया गया। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया एक मामले में जिसका नाम है पी रत्नेश रंगनाथ पटनायक वर्सेस कर्नाटक स्टेट का मामला है ना। इस मामले में भी उन्होंने कह दिया कि पी नागभूषण पटनायक का मामला, रत्नेश पी नागभूषण पटनायक का मामला था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हाँ, ये जो सेक्शन 309 है, 309, जो आत्महत्या को अपराध घोषित करती है, आत्महत्या के प्रयास को अपराध घोषित करती है। आत्महत्या करने वाले भी प्रयास से सफल हो गया तब तो आप उसको दंडित नहीं कर सकते, लेकिन असफल हो गया तो उसको आत्महत्या करने के प्रयास के रूप में आप दंडित करते हैं अंडर सेक्शन 309 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। उसको एक तो मारुति श्रीपति धूबल के मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने कर दिया और उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव कर दिया ये नागभूषण पटनायक के मामले में, है ना। लेकिन बाद में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो मामला है उसमें कहा गया कि नहीं, आत्महत्या करने का, तो उसमें कहा गया कि आत्महत्या करने, लोगों ने उसमें ये बात कही थी कि हमको यदि आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और आर्टिकल 21 में जीने का जो अधिकार है, राइट टू लाइफ, उसे मरने का भी अधिकार शामिल है। तो यदि हम मरने का प्रयास करते हैं, हमको आजीविका नहीं मिलती, जो हमारा अधिकार है तो नहीं मिलता, तो हम मरने का कोशिश करते हैं, तो ये फिर हमको दंडित किया जा रहा है ना। प्रयास हमारा विफल हो गया तो हमको दंडित किया रही है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मान लिया था। लेकिन आखिर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, जो आपका अधिकार है, मूल अधिकार, जो जीने का अधिकार है, वो सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए धारा 309 जो किसी तरह से असंवैधानिक नहीं है, वो आपको सम्मानपूर्वक जीने का हक प्रदान करती है, और जब आप उसको समाप्त करने की कोशिश करते हैं तो आपको दंडित करने के लिए व्यवस्था करती है, ताकि दोबारा आप ऐसा ना करें, दोबारा कोई और दूसरा भी ऐसा ना करे, है ना। तो ये एक इसमें नई बात जो है उसमें जुड़ी। तो ये हुआ हमारा आर्टिकल 19 के सब क्लास 2 में जो बातें बताई गई कि किन आधारों पर राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रता के आपको अधिकार जो दिए गए हैं, उसमें किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, बहुत सारे मामले मुकदमे पर चर्चा की। अब ये इसका आखिरी फेज है आर्टिकल 19 का। इस बार अपन आर्टिकल 20 पर बात करना शुरू करेंगे अगली बैठक से। लेकिन इसमें एक दो बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा समय लूँगा। और ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको डिस्कस करना इसके लिए मेरे लिए बहुत आवश्यक है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। और ये सामान्य रूप से ये प्रश्न अक्सर दिमाग में आते हैं। तो इसमें पहला है कि राइट टू इंफॉर्मेशन
सूचना का अधिकार जो 2005 से आपके यहाँ लागू है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत, तो सूचना का जो अधिकार है, क्या ये स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है? तो इसको 2-3 मामले हुए इसमें। एक इसमें मामला है पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इसमें यह बात उठी थी कि सूचना पाने का जो अधिकार है, वेदर इट इज ए पार्ट ऑफ द राइट टू फ्रीडम और नॉट। तो कहा गया कि नहीं, वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इंक्लूड्स राइट टू इंफॉर्मेशन आल्सो। जानने का जो अधिकार है ना, वो वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता आपको दी गई है, आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत उसमें शामिल है। बात इस मामले में कही गई पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में। इसी बात को एक राजेंद्र सायन वर्सेस स्टेट का मामला है, उसमें भी कहा गया है कि सूचना का अधिकार जो है मूल अधिकार में शामिल है 100%। एक और मामला आपकी जानकारी में ए मित्तल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का, इसमें भी कहा गया कि सूचना का अधिकार जो है वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें शामिल है। एक और मामला जो है थोड़ा सा आपको जाने रही है उसको, प्रीतम रूज वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय विरुद्ध प्रीतम रूज का मामला। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई कि एक विद्यार्थी को, एक परीक्षार्थी को अपनी आंसर बुक को देखने का अधिकार है, राइट टू सी द आंसर बुक। उत्तर पुस्तिका उसकी किस प्रकार से मूल्यांकित की गई है, इसको जानने का अधिकार उसको है। ये प्रीतम रूज वर्सेस स्टेट ऑफ कलकत्ता वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के मामले में डिसाइड हुआ है। और ये इसी अधिकार के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के द्वारा अब तो विद्यार्थियों को उनके उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति उपलब्ध कराई जाती है। आप देख ले भाई किस प्रकार से वैल्यूएशन हुआ है ना। ये एक बड़ी बात है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत जो राइट टू नो, जानने का जो अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो, ये अधिकार क्या है? इट इज ए फंडामेंटल राइट। अब एक और, आप देखते होंगे कि राजनीतिक कारणों से ज्यादा करके कभी कभी कुछ छात्र संगठनों के द्वारा, राजनीतिक संगठनों के द्वारा, कुछ कभी कभी कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा बंद का आयोजन किया जाता है ना, लॉकडाउन। तो ऐसे बंद का आयोजन करना क्या आपकी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है? डू यू हैव एनी राइट टू इम्पोज लॉकडाउन to whole of the city or any part of the city? तो इस संबंध में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी वर्सेस भरत कुमार का मामला है, जिसमें साफ साफ कहा गया कि नहीं, बंद के आयोजन से पूरी व्यवस्था तितर बितर हो जाती है, लोगों की सुरक्षा, लोक शांति, कानून एवं व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो लॉकडाउन करना, बंद का आयोजन करना किसी भी हालत में आपके संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। हड़ताल करना, प्रदर्शन करना आ सकता है, प्रदर्शन करने का अधिकार आपको है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, सभा सम्मेलन कर सकते हैं, हड़ताल भी कर सकते हैं, लेकिन आप बंद का आयोजन नहीं कर सकते। ये आपके मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। ठीक, इसी बात को रजिस्ट्रार जनरल ऑफ मेघालय हाई कोर्ट
वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय के मामले में भी इसी बात को कहा गया कि बंद करने का जो कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब एक और, राइट टू फ्लाई फ्लैग। आपको राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है कि नहीं है? नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है और ये उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसे फ्लैग कोड का पालन करना पड़ेगा। ध्वजारोहण के संबंध में जो नियम बनाए गए हैं उसका पालन करना पड़ेगा। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, राइट टू साइलेंस या राइट टू बी साइलेंट। चुप रहने का, मौन रहने का क्या आपको अधिकार है कि नहीं है? एक बहुत इंपॉर्टेंट मामला है बिजोय इमानुएल का केस। बिजोय इमानुएल का केस, इमानुएल केस। इसमें एक स्कूल में एक खास वर्ग के बच्चों ने ये कहा कि हम राष्ट्रगान नहीं गाएंगे, और वो राष्ट्रगान के समय चुपचाप खड़े रहे। इससे इसको स्कूल प्रबंधन ने इंडिसिप्लिन माना और उन बच्चों को निष्कासित कर दिया, कार्रवाई की, इसको चुनौती दी गई। इमैनुअल के केस में हालांकि कोर्ट ने यह कह दिया है कि किसी व्यक्ति को किसी कानून के अंतर्गत राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यदि वो चुप खड़ा रहता है तो ये ऐसा करना उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। यदि दबाव बनाया जाएगा तो स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, ऐसा एपेक्स कोर्ट ने कहा। मैं स्वयं माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से सहमत नहीं हूं। राष्ट्रगान एक जीवन मूल्य है। राष्ट्र की संप्रभुता उसकी अखंडता से जुड़ी हुई चीज है। हम जिस राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के छत्र छाया में अपना जीवन यापन करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, उस राष्ट्र के राष्ट्रगान के समय हम चुप रहें, कहीं से भी ये तर्कोचित नहीं है। और एक प्रकार से ये एक नागरिक का जो महान कर्तव्य है उससे अलग होना है, उस कर्तव्य का पालन नहीं करना है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस किसी भी आधार पर निर्णय दिया हो, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बात है इसे स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया जाएगा तो फिर हम नागरिकों को कर्तव्य का पाठ कैसे पढ़ाएंगे? हमारे पास सिर्फ मूल अधिकार ही नहीं है, कर्तव्य भी हैं, और कर्तव्य के पालन करने वाले को ही अधिकार की बात करनी चाहिए। आपको याद होगा आज से 20-25 साल पहले जब सिनेमा हॉल में लोगों की भीड़ रहती थी, सिनेमा हॉल व्यावसायिक रूप से सफलता से चलाए जा रहे थे, उस समय हर शो के आखिरी में तिरंगा झंडा दिखाया जाता था और राष्ट्रगान सुनाया जाता था। ठीक, जनगण मन अधिनायक जय है, बकायदा तिरंगे झंडे का चित्र प्रदर्शित होता था स्क्रीन पर और राष्ट्रगान बजता था, और लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वो राष्ट्रगान के समय खड़े हो जाएं। लेकिन सिनेमा हॉल में वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लोगों को घर जाने की जल्दी रहती थी, बाहर निकलने की जल्दी रहती थी, अलसाए हुए लोग रहते थे, कोई कपड़े संभाल रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई बच्चे संभाल रहा है, कोई बाहर निकलने की जद्दोजहद में लगा है। तो कुल मिलाकर के वो लापरवाही के अंतर्गत और असावधानी के अंतर्गत एक प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का अपमान ही होता था। इसलिए सरकार ने धीरे धीरे उसको बंद कर दिया। वहां पर असावधानी थी, वहां पर लापरवाही थी।
देखिए यहाँ पर इस मामले में पूरी तरह से वो जानबूझ करके किया गया कृत्य है कि नहीं, हम उस राष्ट्रगान को गाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको हमारा जो एक पर्टिकुलर हमारा जो एथिक्स है वो इसलिए मना करता है कि हम वो राष्ट्रगान को नहीं गाएंगे, हम कतार में खड़े रहेंगे चुपचाप। ये लापरवाही नहीं है, ये जानबूझ कर किया गया कृत्य है, जानबूझ करके कर्तव्य की अवहेलना है। तो ये एक मामले को आप याद रखेंगे जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रगान को गाने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया सकता, वो उसकी स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। मैं खुद सहमत नहीं हूं इससे, ठीक है। तो इतनी ये बातें हैं। एक और बात है जिसमें कहा गया कि बंदी जो हैं जेल के अंदर, उनका इंटरव्यू लेने का अधिकार प्रेस को है कि नहीं है। तो इस मामले में एक दो मामले हुए जिसमें कहा गया कि नहीं भाई, जेल अधिकारी उनको मना नहीं कर सकते। यदि बंदी जो हैं अपना इंटरव्यू देने को तैयार हैं तो प्रेस को स्वतंत्रता है इस बात की को बंदियों का प्रत्यक्ष बंदियों का इंटरव्यू ले। इसमें प्रभुदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था, जिसमें एक जमाने में एक क्रूर अपराधी थे रंगा और बिरला जी, गीता चोपड़ा हत्याकांड में जो प्रमुख अभियुक्त थे, उनका इंटरव्यू लेने की बात कही गई थी। वैसे एक एम हसन वर्सेस स्टेट का मामला था, एक चारुलता जोशी का केस था। इन सभी मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि बंदीगण इंटरव्यू देना चाहते हैं और उससे कोई जनहित में कोई अशांति या व्यवस्था नहीं होती है, तो उसके लिए अनुमति दी जा सकती है, वो प्रेस की स्वतंत्रता में शामिल है। ये कुछ प्रमुख बातें थी जो राइट टू फ्रीडम के संबंध में आपको बतानी थी। इस चर्चा के बाद अपन जब अगली बार अपनी मुलाकात होगी तो हम अपन आर्टिकल 20 पे चर्चा करेंगे, जिसका संबंध किसी और इससे है। और आर्टिकल 20 के बाद आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पर है। आपने मेरी बातों को ध्यान से गौर से सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।